नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बीजेपी के द्वारा हाट विधायक महेश नेगी पर एक महिला द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा सरकार को घेर दिया है। रुद्रप्रयाग में कांग्रेस कमेटी द्वारा धरना प्रदर्शन कर द्वारा हाट विधायक पर मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के ऐसे चरित्रहीन विधायक को अब तक पार्टी ने ना तो बर्खास्त किया है और ना ही उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। ऐसे में अपने आप को स्वच्छ छवि की पार्टी कहने वाली बीजेपी महिलाओं का यौन शोषण तो कर ही रही है, साथ ही महिलाओं की आवाज भी दबा रही है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी विधायक के खिलाफ लगातार कार्रवाई की मांग करती हुई कांग्रेस महेश नेगी पर मुकदमे की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से की जा रही है और उसी कड़ी में कांग्रेस ने कई इलाकों में कल प्रदर्शन भी किया और पार्टी से बर्खास्तगी की मांग भी उठाई। अभी तो ये अंगड़ाई है। तो लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक महेश नेगी पर जिस युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, इंडिया न्यूज ने उस युवती से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कहा है उसने। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र रावत की सरकार प्रचंड बहुमत जनता ने दिया था, 57 का कमल खिलाया था। 57 में से एक विधायक महेश नेगी जिस पर आरोप लगाया यौन शोषण का लगाया है प्रीति बिष्ट ने। बच्ची है उनकी छोटी सी, वो लगातार मांग कर रही है कि डीएनए टेस्ट विधायक महेश नेगी का यहाँ पर हो, लेकिन विधायक महेश नेगी लगातार कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। 5 करोड़ की मांग प्रीति बिष्ट ने मेरे आगे रखी है। हमारे साथ इंडिया न्यूज में आप मौजूद हैं। क्या आपने 5 करोड़ की मांग रखी? आप ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्यों? अगर आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये उनका आरोप है, आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते? दूसरा सवाल हमारा आपसे है। मैंने विधायक को कोई ब्लैकमेल नहीं किया है। मैं अपनी बच्ची के अधिकार उनसे मांग रही हूँ, उसका नाम उनसे मांग रही हूँ। जो उनकी बेटी है, उनको अपने खून को अपना नाम देने से वो पीछे हट रहे हैं। और नार्को टेस्ट तो ये है कि सच्चाई जो है वो डीएनए से सामने आएगी, ना कि नार्को टेस्ट से सामने आएगी। मैं नार्को टेस्ट नहीं कराऊंगी। अगर विधायक जी को इतना शौक है नार्को से सच्चाई सामने लाने का, तो वो अपना नार्को टेस्ट करवाएं ना, अपनी सच्चाई सामने लाएं कि वो उनकी बेटी वो है या नहीं है, वो नार्को में उनसे पूछा जाए, वो इस चीज़ को सामने लेके आए। डीएनए तो मैं करवा के रहूँगी विधायक के साथ अपनी बेटी का, चाहे मुझे उसके लिए हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं भी जाना पड़े। सवाल ये आकर उठता है कि आप उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, 5 करोड़ की मांग कर रहे हैं। मैं बार बार इस सवाल को लगातार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि पूरी देहरादून के अंदर ही सवाल लगातार बार बार कहा जा रहा है, आपके चरित्र पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मैंने उनसे कोई 5 करोड़ रुपए की मांग नहीं की है। क्या लगता है विधायक महेश नेगी का डीएनए टेस्ट अगर नहीं होता तो आप किस हद तक जाएंगी? क्या कुछ आपकी कानूनी प्रक्रिया होंगी? डीएनए टेस्ट क्यों नहीं होगा? पुलिस को वो दबा लेंगे क्या? हाई कोर्ट को भी वो अपने ये जो सरकार है वो दबा लेगी हाई कोर्ट को भी। हाई कोर्ट से डीएनए टेस्ट होगा। नहीं, अगर यहाँ पे होगा, इस कोर्ट में नहीं होगा तो हाई कोर्ट में उनका डीएनए टेस्ट होगा। जब एनडी तिवारी जी जो थे उनका डीएनए टेस्ट हुआ तो विधायक महेश नेगी को भी अपना डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल है। स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी आज हमारे बीच में नहीं है, रोहित तिवारी भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन प्रीति बिष्ट ने उनका जिक्र यहां पर कर डाला है। उत्तराखंड की सियासत में भूचाल है, आप सड़कों पर कूदी हुई है, पुतले लगातार फूके जा रहे हैं। महेश नेगी पर मुकदमा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग लगातार की जा रही है। कांग्रेस का भी पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन है और यहां पर बात निकली है तो दूर तक जाएगी, क्योंकि आपने स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी का जिक्र यहाँ पर किया। डीएनए टेस्ट यहाँ पर हुआ था तो रोहित शेखर को उन्हें अपना पुत्र मानना पड़ा था और एक बुढ़ापे के दौरान फिर उनका विवाह भी हुआ था। वो भी कुछ हमें यहाँ पर जो तस्वीर हमने उत्तराखंड के अंदर देखी थी। क्या लगता है आपको, महेश नेगी ने क्या सपने दिखाए थे आपको? भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक आज हैं, कुछ अरमान जगाए थे आपके अंदर, या फिर आपने ही उनको गुमराह किया था? ये सवाल भी आज यहाँ पर आपसे बनता है। मैं उन्हें क्यों गुमराह करूंगी? मुझे गुमराह करना होता तो बच्चा ही पैदा नहीं होता, बात तो वहीं पे खत्म हो जाती। मैं उन्हें गुमराह करने वाली होती कौन? गुमराह तो अब वो जनता को कर रहे हैं, पुलिस को कर रहे हैं और साथ साथ मुझे भी कर रहे हैं, जबकि उनको पता है बच्चा उन्हीं का है, फिर भी वो डीएनए टेस्ट से पीछे हट रहे हैं। मेरी तो शुरू से लेकर अभी तक एक ही मांग है, सिर्फ डीएनए की। फिर ये नार्को, ये सब आज 10-12 दिन के बाद जब उन्हें नार्को की बात निकाली है, ये नार्को की बात बीच में आई कहाँ से है? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ उनसे। लेकिन आपको मालूम था कि विधायक का अपना परिवार है, उनके अपने बच्चे हैं, फिर उन्होंने आपके साथ जो संबंध बनाया जैसा कि आपके अनुसार, तो आपको कैसा मालूम था कि वो आपके बच्चे को अपना नाम दे देंगे? आपने बच्चे के होने से पहले भी आपने उनसे बात की होगी या नहीं की, या फिर उस वक्त आपने इस बात को दबा के रखा था? नहीं, उन्हें सारी बातें पता थी। उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा, अपने परिवार को खुद मैनेज करके मैं बच्चे को नाम दूंगा। उसके बाद फिर क्या, जब आपका बच्चा हुआ कि उसके बाद क्या विधायक मुकर गए?
हाँ जी बिल्कुल, मैंने 5 अगस्त को उनसे बात करी यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद वो कहने लगे मैं कैसे मान लूँ, बच्ची मेरी है। तो मैंने कहा आप डीएनए टेस्ट करा लो। बोलने लगे मेरे चुनाव हैं 2022 में, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं मर जाऊँगा। एक और आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ मैडम, ये आप दोनों के बीच के जो आपसी संबंध रहे, जो रिश्तेदारी, कैसे आप दोनों एक दूसरे के संबंध में आए, कैसे एक दूसरे के टच में आए? क्योंकि ये जो बात है लगातार निकलकर जब भी महेश नेगी से जब मीडिया सवाल करती है तो उनका लगातार कहना होता है कि ये गुमराह किया जा रहा है, आपके साथ कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो संरक्षण दे रही है, उनको बदनाम करने का काम किया जा रहा है, या फिर उनसे पैसों की लंबी फिरौत की मांग की जा रही है, उनका जो राजनीतिक करियर उसे खत्म करने की बात की जा रही है। क्या सच में ऐसा है? जिस तरह से ये मेरे करैक्टर को आजकल 2 दिन से लगातार ब्लेम कर रहे हैं, सिर्फ मेरे करैक्टर के बारे में बोल रहे हैं, तो इनसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि गोलियों के बल पे ना दूसरों की लड़कियों का रेप करना और दूसरों को ब्लैकमेल करना बहुत इजी होता है। और उसके ऊपर वही बात हमेशा जो मुझे बोलते थे कि मैं तुम पे ब्लैकमेलिंग का केस कर दूंगा, मैं तुम्हारे पति को गोली से मार के तुम पे उल्टा केस लगा दूंगा, और यही बात आज सामने आई है। इन्होंने यही किया, मैंने अपनी बच्ची का हक मांगा है तो इन्होंने ब्लैकमेलिंग का केस मेरे पे लगा दिया है उल्टा। सरकार से क्या उम्मीद होगी उत्तराखंड की? आखिरी सवाल आपसे। इन सब चीज़ों को देख के तो सरकार से मुझे कोई उम्मीद ही नहीं लग रही है, क्योंकि सरकार अपने बीजेपी अपने ऐसे विधायकों को पता नहीं कब तक बचाते रहेगी, जिन विधायकों ने हजारों लड़कियों को, ऐसी पीड़िताओं को ऐसे दुखी करके रखा है। और अब तो बच्ची है, मेरे पास प्रूफ है, तो विधायक जी सामने आए, अपना डीएनए टेस्ट कराएं, और सरकार भी उनको सामने आने के लिए कहे। और सबसे पहले तो उनको अपने ऐसे विधायक को निष्कासित करना चाहिए जिससे उनकी पार्टी का नाम खराब हो रहा है। एक आखिरी सवाल करो, अगर विधायक डीएनए टेस्ट करा लेते तो क्या उसके बाद आप नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार होंगी मैडम? जी बिल्कुल, विधायक जी का डीएनए टेस्ट करा लेते हैं तो मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो प्रीति को आपने सुना, प्रीति ने अपनी बात कही है, साफ तौर पर कहा कि उन्हें उत्तराखंड की सरकार पर विश्वास नहीं है। सवाल इस बात का है कि आखिर ये बच्चा किसका है? बच्चे के हक के लिए इस वक्त प्रीति लड़ाई लड़ रही है। विधायक महेश नेगी या उनके परिवार का साफ तौर पर कहना है कि 5 करोड़ रुपए की हमसे मांग की गई है, हम चाहते हैं कि महिला झूठ बोल रही है, उनके साथ राजनीतिक दलों की बात की जाए, एक गैंग है, इनका नार्को टेस्ट कराया जाए। लेकिन युवती का कहना है कि मेरी जो लड़ाई है वो लड़ाई है बच्चे के लिए, ये बच्चा किसका है और बच्चे का पता चलेगा डीएनए से, ना कि नार्को टेस्ट से। सुभाष के साथ रतन नेगी, देहरादून। उधर हरीश रावत ने प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक जाहिर किया है। दरअसल हरीश रावत ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यह हरीश रावत ने कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उनके परिवार को ये दुख सहने की भगवान शक्ति दे। श्री प्रणब मुखर्जी साहब का असामयिक निधन बहुत हृदय विदारक है। करोड़ों हाथ भारतवासियों के और दुनिया भर के भगवान की तरफ उठे हुए थे कि वो उनके जीवन के ऊपर जो संकट है उससे उबर करके फिर से देश का और समाज का नेतृत्व करें। उनका निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस समय जब देश में चतुर्दिक चुनौतियां हैं, प्रणब मुखर्जी साहब के मार्गदर्शन की देश को सर्वोपरि आवश्यकता थी। वो अजातशत्रु व्यक्तित्व थे। पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट से बाहर हो, वो किसी के प्रति कटु नहीं थे, मगर प्रखर थे। आप कोई सवाल करें, कुछ टिप्पणी करें और प्रणब मुखर्जी साहब से आप तत्काल समुचित उत्तर न पाएं, ये हो नहीं सकता था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को हर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है। स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रणब मुखर्जी के साथ बिताए पल को उन्होंने याद किया है। अपनी माटी के लिए ये भारत भूमि का सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे अनेकों रत्न जिन्होंने अपने जीवन को अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए समर्पित किया। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी, जो आज हम सबके बीच में नहीं हैं। अजीब सा लगता है ये सोचकर भी, लेकिन जीवन में इस सत्य को भी स्वीकारना पड़ता है। आज उन्हें मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके देश सेवा को भी नमन करता हूँ। साधारण परिवार में जन्मा, असाधारण व्यक्तित्व, मर्यादित और सौम्य स्वभाव, भारतीय संस्कार और संस्कृति का उपासक, जिसने राजनीति और समाज सेवा में कभी अंतर नहीं समझा। राजनीति भी राष्ट्र नीति के लिए की। किसी भी पार्टी में थे, लेकिन दिल उनका राष्ट्र के लिए रहा। समाज सेवा, राष्ट्रभक्ति उनका प्रथम ध्येय था। जब भी मिले, जिससे मिले, दिल खोल के मिले, बड़े सहज थे, मन मोह लेते थे और अध्यात्म और भारतीय संस्कृति पर उनकी अटूट श्रद्धा थी। मुझे याद है जब 2014 में राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में
इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म विश्वकोश के 11 खंडों के महाग्रंथों का उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैंने उन्हें हिंदू धर्म विश्वकोश की जब वो प्रति भेंट की, पहली प्रति उन्हें भेंट की गई थी, तब पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था, हिंदू दर्शन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मनुष्य के प्रमुख ध्येय माने गए हैं और इन ध्येयों की प्राप्ति के लिए मानव व्यवहार में संतुलन स्थापित करना ही मानव अस्तित्व का प्रमुख लक्ष्य बताया गया है। सभी की प्रसन्नता, स्वास्थ्य, ज्ञान और किसी को दुख, कष्ट और पीड़ा ना देना ही हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। और इसी सिद्धांत पर ही उन्होंने अपना जीवन जिया। मुझे लगता है कि आज भारत ने वास्तव में अपना एक रत्न खो दिया। ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। उधर मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार भूस्खलन हो रहा है। पिछले 40 घंटे से मसूरी देहरादून मार्ग बंद है। दरअसल गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ों से लगातार मलबा गिर रहा है। मुख्य मार्ग पर जमा हुआ मलबा और पत्थर लगातार हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में लगभग 40 घंटे का वक्त बीत चुका है। तभी से ये मसूरी देहरादून मार्ग लगातार बंद पड़ा है। मलबा लगातार गिर रहा है पहाड़ों से और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख सकते हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मसूरी देहरादून मार्ग बंद ही है। गलोगी पावर हाउस के पास भी भारी भूस्खलन हो रहा है। ये लगातार गिरता हुआ मलबा पहाड़ों से आप देख सकते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज़ आपको दिखा रहा है। प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें भी की गई, लेकिन मलबा लगातार गिर रहा है, जिसकी वजह से ये मार्ग बंद पड़ा है। 40 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। मसूरी देहरादून मार्ग अभी तक बंद है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुनील सोनकर जुड़ चुके हैं। सुनील, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? लगातार भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है। जी देखिए आकांक्षा, अगर बात करी जाए तो लगातार यहाँ पर भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से मसूरी देहरादून मार्ग पिछले 40 घंटे से बंद पड़ा हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पर पत्थर और मलबा लगातार आ रहा है, उसके लेकर लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी वहाँ पर तैनात है जेसीबी को लेकर, उनको मलबा हटाने में खासी दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही है। लगातार प्रशासन और पुलिस इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी तरीके से यहाँ का रास्ता खोला जा सके, क्योंकि मसूरी देहरादून मार्ग के जो वैकल्पिक मार्ग है वो काफी खराब है। अगर किमाड़ी मार्ग की बात करी जाए तो वहां पर भी वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो रखी है। तो ऐसे में मसूरी देहरादून मार्ग का ये मुख्य मार्ग है जो पूरी तरीके से भूस्खलन की चपेट पर है। कारण इसके पीछे जो पिछले दिनों यहाँ पर पहाड़ों को काटा गया है, मसूरी देहरादून मार्ग के कई क्षेत्र, कई रोडों को चौड़ीकरण करा गया है, पर बेतरकीब तरीके से ये पहाड़ को काट दिया गया है, जिस वजह से इस साल यहाँ पर भूस्खलन की जो केसेस है वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं और दिक्कतें यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। जी हाँ, लेकिन एक और चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी। लगातार 40 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक मार्ग बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन क्या कुछ कह रहा है इसको लेकर? क्या कोई राहत की खबर आ सकती है जल्द सामने? आकांक्षा देखिए, अगर बात करी जाए क्योंकि मलबा और जो पत्थर है वो बहुत भारी मात्रा में है, ऐसे में यहाँ पर लोक निर्माण विभाग द्वारा 4 जेसीबी यहाँ पर तैनात की गई है जो लगातार यहाँ से मलबा हटाने का काम कर रही है। परंतु जो जिस तरीके से पहाड़ से मलबा और पत्थर लगातार आ रहा है, उस वजह से उनकी जान को भी खतरा है। ऐसे में बहुत ही सतर्कता से मॉनिटरिंग करते हुए पत्थर और मलबे को हटाया जा रहा है। पर जैसे मैंने पहले बताया कि लगातार यहाँ पर हर घंटे में कोई न कोई बड़ा भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिलहाल प्रशासन कोशिश कर रहा है कि इस मार्ग को खोल दिया जाए। जी ठीक है, शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमण कोरोना का बहुत तेजी से फैल रहा है। उत्तराखंड में भी पिछले 24 घंटे में 592 नए केस सामने आए हैं और अभी तक संक्रमितों की संख्या 19,827 हो चुकी है। इस समय 5,887 एक्टिव केस है। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से, आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दरअसल तेजी के साथ उत्तराखंड में कोरोना से संक्रमित मरीजों का ग्राफ बढ़ता हुआ और इसी कड़ी में पिछले 24 घंटे का अगर हम जिक्र करें, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 592 नए मामले सामने आए हैं उत्तराखंड से।
ये बड़ी चिंता का विषय हो रहा है स्वास्थ्य विभाग के लिए। अब तक संक्रमितों की संख्या 19,827 पहुंच चुकी है उत्तराखंड में। एक्टिव केसेस की हम बात करें, 5,887 एक्टिव केसेस है इस वक्त, और पिछले 24 घंटे में 592 नए केस सामने आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। सुभाष, लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है उत्तराखंड के अंदर। पिछले 24 घंटे का जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, 592 नए मरीज सामने आए हैं, क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल, अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 562 नए केसेस पूरे प्रदेश में पाए गए हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले दिनों में जो और खतरे के निशान हैं, कहा जा सकता है कि पहाड़ी राज्यों में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब परेशानियां और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि पहले की तुलना में अब रिकवरी रेट है वो भी बहुत कम हो गया है। शुरुआती दौर में ये जरूर देखा जा रहा था जब जो रिकवरी रेट था वो बेहद अधिक था, बल्कि जो पॉजिटिव केसेस थे यानी कि जो एक्टिव केसेस थे उनकी संख्या बेहद कम थी। लेकिन अब एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग और सरकार के पास एक बड़ी मुसीबत ये भी बनती हुई नजर आ रही है कि अस्पतालों में बेड की व्यवस्था किस तरीके से की जाए, क्योंकि केवल 2 सरकारी अस्पतालों को ही कोविड सेंटर बनाया गया है जिनमें पर्याप्त बेड की व्यवस्था अभी तक नहीं करी गई है। यानी कि अगर बात की जाए राजधानी देहरादून की, तो दून मेडिकल अस्पताल को कोविड अस्पताल तो जरूर बनाया गया है, लेकिन बेड की व्यवस्था उतनी अधिक यहाँ नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। हालांकि जो सीरियस मरीज हैं उनको ऋषिकेश एम्स के लिए रेफर किया गया, लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और लगातार जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब जो बेड की कमी है ये जरूर अब खलती हुई नजर आएगी स्वास्थ्य विभाग और सरकार को। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और अब तक लगभग 268 लोगों ने अपनी कोरोना से जान भी गंवाई है, तो स्थिति बेहद खराब उत्तराखंड की भी नजर आ रही है कोरोना के लिहाज से। और लगातार जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसमें चाहे राजधानी देहरादून हो जहां स्वास्थ्य महानिदेशालय, बड़े बड़े अस्पताल हैं, इसके साथ ही सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी जहां बैठते हैं, उस जिले का जब ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पर्वतीय जिलों का क्या हाल होगा। हालांकि बिल्कुल, और जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं बेड की कमी का, आपने जिक्र किया, और यही कारण है कि मरीज बहुत ज्यादा परेशान होते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन मैं आपसे टेस्टिंग को लेकर भी अपडेट लेना चाहूंगी सुभाष। जी बिल्कुल, शुरुआती दौर में जरूर टेस्टिंग काफी कम प्रदेश में देखी जा रही थी। केवल 2 ही जो लैब हैं उनको अनुमति दी गई थी, जिसमें से एक राजधानी देहरादून और दूसरी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की जो लैब थी उसको अनुमति थी। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ने लगा, सैंपल्स की जो डिमांड है वो ज्यादा होने लगी, तो ऐसे में अब कई प्राइवेट लैबों को भी सरकार ने अनुमति दी थी। लेकिन बावजूद उसके ये देखा जाता है कि रोजाना कई लोगों के टेस्ट कराए जाते हैं और उसके बाद देर शाम तक रिपोर्ट आती है। हालांकि शुरुआती दौर में जिस तरीके से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था, तो जो स्वास्थ्य विभाग है उसने जरूर एक दोपहर के समय रिपोर्ट लाने का, यानी कि जो प्रेस के सामने है हेल्थ बुलेटिन जारी करने का काम किया था। लेकिन अब जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी कहीं ना कहीं काम करता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि केवल देर शाम ही एक रिपोर्ट आती है जिसमें पूरे प्रदेश का आंकड़ा दिया जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो सैंपलिंग है, जो टेस्टिंग है, वो भी काफी धीमी प्रदेश में नजर आ रही है, क्योंकि प्राइवेट लैबों को अनुमति नहीं दी गई है। कुछ चुनिंदा लैबों को अनुमति दी है जिसमें कुछ जो उनके सिम्टम्स हैं, कहा जा सकता है कि जितनी मशीन है उसके हिसाब से वो सैंपलिंग करते हैं, और कई लोगों के सैंपलिंग अगले दिन के लिए पेंडिंग हो जाते हैं। तो जिसमें ये बड़ी चुनौती है कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव है और उसका सैंपल अगले दिन के लिए पेंडिंग रख दिया जाता है तो अन्य लोगों से मिलता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का खतरा प्रदेश में और बढ़ जाता है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए सुभाष। उधर रामनगर में कोरोना बम फूटा है। दरअसल एक दिन में 44 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कोविड ड्यूटी में तैनात 2 कर्मचारी भी संक्रमित हैं। रामनगर की 4 गलियां सील करने की तैयारी इस वक्त की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त रामनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 44 लोग संक्रमित पाए गए हैं। एक दिन में कोविड ड्यूटी में तैनात 2 कर्मचारी भी संक्रमित मिले हैं। लगातार रामनगर में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ ये कोरोना बम फूटा है रामनगर में भी, क्योंकि 44 नए मामले सामने आए हैं रामनगर से। लगातार कोरोना के संक्रमण में इजाफा होता हुआ रामनगर में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, जिसका खामियाजा यहां भुगतना पड़ रहा है कि लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ।
उधर कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए थे। श्रद्धालुओं के चेहरे पर काफी निराशा भी देखने को मिलती थी, लेकिन अब भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। सभी लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करने और मास्क लगाने का अनुरोध मंदिर समिति द्वारा किया जा रहा है। सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि भगवान नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए मंदिर में आते हुए मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भगवान शिव के दर्शन कर पुण्य के भागी बने। तो नीलकंठ महादेव के कपाट अब खोल दिए गए हैं। काफी खुशी भी श्रद्धालुओं में देखने के लिए मिली है, क्योंकि 6 महीने से लगभग मंदिर के कपाट बंद थे। हालांकि मंदिर समिति की तरफ से मास्क लगाने की अपील लोगों से की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी मंदिर समिति ने की है। भले ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण आसपास के क्षेत्रों में चल रहे अवैध निर्माण पर लगाम कसने में लगा हुआ हो, पर उसके बावजूद रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में लोग बिना HRDA की अनुमति के कार्य जारी है। हालांकि HRDA काफी लोगों के नोटिस भी दे चुका है और स्थानीय पुलिस को भी संबंधित मामले में कार्रवाई की बात कही है। बावजूद इन सब के अवैध निर्माण कार्य भी पूरी तरह से चल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि रुड़की की रामपुर चुंगी की अगर हम बात करें तो वहां पर अवैध रूप से निर्माण जारी है, तो रामनगर में भी श्री राम अपार्टमेंट के नजदीक भी अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी है। दरअसल HRDA के बिना अनुमति के यहां पर यह अवैध निर्माण हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी HRDA नोटिस दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपार्टमेंट में अवैध रूप से निर्माण चल रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद सोमवार को हरिद्वार में जिला प्रशासन ने तमाम धार्मिक स्थलों को तोड़ने की कार्रवाई की। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड शासन को सन 2009 के बाद सार्वजनिक स्थलों पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़कर 4 सितंबर तक पूरी रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड शासन ने हरिद्वार DM को सोमवार तक इन सभी धार्मिक स्थलों को हटाकर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे, जिसके चलते सड़क पर उतरे जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस की टीमों ने जिले में इन धार्मिक स्थलों को हटाने की कार्रवाई की है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई का जिले भर में कड़ा विरोध भी किया गया। ऐसे में मौके पर PAC को भी तैनात किया गया। लोगों ने पूरी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो किस तरह से लोगों की तरफ से विरोध जाहिर किया गया। धार्मिक स्थल हटाने के हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे और उसी को लेकर कार्रवाई करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन यहां पर तमाम लोगों ने विरोध जाहिर किया है। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत क्षेत्र भ्रमण के दौरान आज जिला मुख्यालय पौड़ी में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गढ़वाल सांसद ने दावा किया कि आने वाले समय में NIT का निर्माण श्रीनगर के सुमाड़ी में ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि NIT पर चल रहे सभी विवादों पर कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में श्रीनगर के सुमाड़ी में ही NIT का गठन किया जाएगा। हालांकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि ये न्यायालय का अपना फैसला है, मगर सरकार भी अपना पक्ष और बेहतर ढंग से सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेगी और आने वाले समय में NIT का गठन सुमाड़ी में ही किया जाएगा। उधर काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में तैनात सुरक्षा कर्मी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सुरक्षा कर्मी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। आपको बता दें कि काशीपुर स्थित गन्ना अनुसंधान केंद्र में ड्यूटी पर मौजूद SIA सिक्योरिटी कर्मचारी राजेश कुमार पिछले 3 साल से कैंपस में सिक्योरिटी कर्मचारी के तौर पर तैनात था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का पता तब चला जब ड्यूटी बदलने के वक्त दूसरा सिक्योरिटी कर्मचारी वहां पहुंचा। उसने देखा कि सड़क किनारे राजेश मृत पड़ा है। लोगों के द्वारा पुलिस को तत्काल इसकी सूचना भी दी गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।
चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम, 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम, 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। I need a clean घर. Hygiene is important, हाँ? और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स, इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली टॉयलेट की सीट से करीब 40 गुना ज्यादा कीटाणु लिफ्ट के बटन पर पाए जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 999-612-3411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, elcoplus@picadly.com। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं, शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता।
अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निक। खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। नहीं रहे पूर्व राष्ट्र